जब आपको या आपके घर में किसी को बुखार चढ़ता है तो आप क्या करते हैं? जाहिर है सिर पर ठंडी पट्टियाँ करते हैं, दवाई खाते हैं। अगर फिर भी बुखार नहीं उतरता तो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आजकल बुखार उतारने का एक काफ़ी पुराना तरीका फिर से चलन में आ रहा है, या ये कहें ट्रेंड कर रहा है। इस तरीके का नाम है वेट सॉक मेथड। वेट यानी कि गीला और सॉक यानी कि मोज़ा। मगर एक गीला मोज़ा बुखार कैसे उतार सकता है? और अगर ये तरीका इतना ही कारगर था तो ये चलन से बाहर क्यों हो गया? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम सेहत के इस एपिसोड में पता करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि बुखार उतारने का वेट सॉक मेथड क्या है, इसे कैसे किया जाता है, आज के समय में डॉक्टर्स इस तरीके का इस्तेमाल करने से मना क्यों करते हैं, चाहे ये कितना भी ट्रेंड क्यों ना करे, और अगर ये नहीं तो बुखार उतारने का सही तरीका क्या है। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। एसएलएस पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तू ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। वेट सोक मेथड एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप फीवर डाउन कर सकते हैं। ओल्ड कन्वेंशनल नेचुरोपैथिक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि पहले यूज करते थे, आजकल नहीं करते। वेट सोक मेथड में आपने कोई भी पेशेंट जिसको फीवर है उसने हॉट बाथ लेना है। हॉट बाथ लेके पूरा वाइप ऑफ करना है, पूरा साफ करना है बॉडी को। जब सोते वक्त रात को, अगर आप फीवर के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहते, तो वाइप ऑफ करने के बाद ड्राई अप हो जाएगा। उसके बाद आपने आइस कोल्ड में अपनी सॉक्स पहननी है और उसके ऊपर ड्राई सॉक्स पहन के फिर अपने नाइट्स के क्लॉथ पहन के सो जाना है। वेट सोक मेथड, उससे क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, जैसे कि आपने वार्म से कोल्ड पहना तो ब्लड सर्कुलेशन हमारी चेस्ट से पूरा लोअर सर्कुलेशन, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में चला जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम हो जाता है। जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होगा तो जितने भी आपके छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि अपर एयरवे, नोज, थ्रोट, लंग्स, ईयर्स, साइनस, इनमें जो भी कफ भरा है उसकी वजह से आपको फीवर है, कंजेशन है, उसमें ये बोला जाता है कि उसमें धीरे धीरे कम हो जाता है, कि कंजेशन कम हो जाता है, फीवर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये ओल्ड कन्वेंशनल मेथड था जो कि पहले, जब ये न्यू मोडेलिटी ऑफ फीवर ट्रीटमेंट जब नहीं थे, क्योंकि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इसको यूज करके साइंटिफिक मेथड से, कि एक एविडेंस बेस्ड, कि हाँ आपसे एविडेंस बेस्ड जो कि ये नहीं है, पर इसको यूज करके कई पेशेंटों में बेनिफिट मिलता है। ये उन पेशेंट्स में यूज किया जाता था जो कि जिसमें फीवर और नजला कंजेशंस नहीं ठीक होता था डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन एंड एवरीथिंग, इसलिए इसको यूज किया जाता था। सॉक मेथड जो ये है, इसमें हैजार्डस है, क्योंकि अगर आप इसको आज के टाइम पे यूज करते हैं, सो एक तो सबसे पहले आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा कि हाँ ये मैं यूज करूंगा तो मैं ये अपने लिए कारगर साबित होगा। तो अगर 104 फीवर है और इसको आप यूज कर रहे हैं और नाइट में आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई भी फीवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेकेंड इज, अगर आप वार्म से वेट पहन रहे हो तो उसके बाद आपको फंगल इन्फेक्शन, स्किन फंगल इन्फेक्शन, ब्लिस्टर्स बन सकते हैं और आपका इम्यून सिस्टम रीसेट हो सकता है। मतलब अगर आपका कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम है, जैसे कि आप डायबिटीज हैं, ओल्ड एज हैं, तो आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस या कुछ भी क्रोनिक काइंड ऑफ या एक्यूट प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इसमें आपको कोई भी, अगर जिसका वीक इम्यून सिस्टम है, जैसे कैंसर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, या जितने भी क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट है, उनमें कभी भी यूज नहीं करना है कि चलो यूज करके देखते हैं। मेथड्स जो फीवर कम करने का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज नॉन फार्मास्यूटिकल मेथड, जिसमें जो दवाई नहीं देना, जिसमें घर पे आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम ठंडी पट्टियां सर पे लगाते हैं बच्चों के, अडल्ट्स को भी लगा सकते हैं, दैट इज अ कॉमन मेथड टू डिक्रीज फीवर। जितना भी 104 फीवर है तो 102 भी हो सकता है, 101 हो सकता है। साथ में पैरासीटामोल,
अगर छोटी एज है तो 500 mg, बड़ी एज है तो 650 mg। पैरासीटामोल टैबलेट फॉर्म घर में हम सभी के पास अवेलेबल होती है। सो दैट इज द ट्रीटमेंट प्रोस्पेक्ट कि हम पैरासीटामोल देंगे, और उसके साथ अगर हमारे कंटिन्यू काइंड ऑफ फीवर नहीं है तो उसके बाद कोल्ड स्पंजिंग इज द बेस्ट मेथड टू डिक्रीज फीवर। हाँ, हमें लग रहा है पीसीएम इफेक्टिव नहीं है, जैसे कि ट्रॉपिकल इन्फेक्शन अभी बारिश के मौसम में ज्यादा हुआ था, तो ट्रॉपिकल इन्फेक्शन में पैरासीटामोल कई बार कारगर नहीं रहता है। तो हमें कोई भी एनएसआईडी, कोई भी जैसे कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर या एंटीपायरेटिक ड्रग बिना मेडिकल सुपरविजन के नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें हॉस्पिटल जाके अपना डेंगू और ट्रॉपिकल इन्फेक्शन चेक कराना है कि हमारी प्लेटलेट्स वगैरह कम तो नहीं है, क्योंकि अगर हम और कोई एंटीपायरेटिक लेते हैं तो उससे हमारे प्लेटलेट जल्दी कम हो सकते हैं। इसलिए सावधानी ही बचाव है मेरे दोस्तों। देखिए, अपनी सेहत के साथ एक्सपेरिमेंट्स मत करिए। बुखार उतारने के प्रभावी तरीके पहले से मौजूद हैं, उन्हें अपनाइए और स्वस्थ रहिए। अगर बुखार लंबे वक्त तक नहीं उतर रहा है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या है हाशिमोटो बीमारी, जिससे परेशान है एक्टर अर्जुन कपूर। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर को तो आप जानते ही होंगे। अर्जुन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस है। आम बोलचाल की भाषा में से हाशिमोटोस डिजीज भी कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो हमारी थायराइड ग्रंथि पर असर डालता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी जब अपनी ही इम्यूनिटी शरीर की ही दुश्मन बन जाए और खुद को नुकसान पहुंचाने लगे। इम्यून सिस्टम शरीर के हेल्दी सेल्स पर हमला करने लगता है, उन्हें दुश्मन समझकर उनके खात्मे में जुट जाता है। इस बीमारी के बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर हिमिका चावला ने। डॉक्टर हिमिका बताती हैं कि हाशिमोटोस डिजीज़ थायराइड से जुड़ी बीमारी है। थायराइड एक ग्रंथि है यानी कि ग्लैंड जो हमारे गले में होती है और ये एक तितली के आकार की होती है। अब जिन्हें हाशिमोटोस डिजीज़ होती है उनके शरीर के वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज़ थायराइड ग्रंथि के हेल्दी सेल्स पर हमला करने लगते हैं। वैसे तो WBC यानी कि जो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं यही हमें बीमारी और इन्फेक्शन से बचाते हैं, पर इस बीमारी में ये शरीर के दुश्मन बन जाते हैं। अब क्योंकि हाशिमोटोस डिजीज़ भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसमें भी शरीर का इम्यून सिस्टम थायराइड ग्रंथि के हेल्दी सेल्स पर अटैक कर देता है। इससे थायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं कर पाती है और शरीर को नुकसान पहुंचता है। अब हाशिमोटोस डिजीज़ होती क्यों है ये अभी तक मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन माना जाता है कि हमारे जीन्स और लाइफस्टाइल की वजह से होती है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, हालांकि महिलाओं खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। वहीं जिनके घर में ऑटो इम्यून बीमारियों की हिस्ट्री रही है उनमें भी इसका चांस बढ़ जाता है। जैसे अर्जुन कपूर के केस में उनकी मां को भी हाशिमोटोस डिजीज़ थी और उनकी बहन को भी है। इसके लक्षणों की बात करें तो मरीज को कब्ज़ की शिकायत रहती है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, मांसपेशियों में कमज़ोरी, दर्द और जकड़न रहती है, जोड़ों में भी दर्द होता है, चेहरा फूल जाता है, जीभ मोटी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, थकान और सुस्ती रहती है, ठंड के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, डिप्रेशन होने लगता है, याददाश्त और फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें भी होने लगती हैं। महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और हैवी पीरियड्स होने लगते हैं। हाशिमोटोस डिजीज़ धीरे धीरे बढ़ती है। हो सकता है कि मरीज को इस बीमारी के लक्षण बहुत सालों बाद दिखाई दें। इससे पीड़ित लोगों की थायराइड ग्रंथि का साइज भी बढ़ जाता है, जिससे उनकी गर्दन का आगे वाला हिस्सा जो है वो सूज जाता है। इस सूजे हिस्से में आमतौर पर दर्द नहीं होता है, लेकिन खाना निगलने में दिक्कत होती है। डॉक्टर हिमिका आगे बताती हैं कि अगर किसी को हाशिमोटोस डिजीज़ से जुड़ा कोई भी लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे। अगर आप में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पाया जाता है तो इलाज के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी। थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जा सकती है। अगर इसका समय पर इलाज ना हो तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे दिल की बीमारियां, हाई कोलेस्ट्रॉल, अनीमिया, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, लिबिडो यानी कि काम इच्छा बहुत कम हो जाना और हमेशा कंफ्यूजन रहना। इसलिए समय रहते डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खांसी से परेशान है? कितना कफ सिरप पिएंगे? आपके किचन में ही आपकी खांसी का इलाज रखा है। इस मौसम में बहुत लोग खांसी से परेशान हैं। इतना प्रदूषण और स्मॉग, खांसी तो आनी ही है। अब आमतौर पर लोग खांसी दूर करने के लिए कफ सिरप पीते हैं, इससे आराम भी मिल जाता है,
लेकिन इंसान कब तक कफ सिरप पिएगा? अति तो हर चीज़ की नुकसानदेह होती ही है। आपको बताएं, हमारे किचन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खांसी से राहत दिलाती हैं। कौन सी हैं ये चीज़ें? ये हमने पूछा डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता से। डाइटिशियन कौशिकी कहती हैं कि खांसी दूर करने के लिए आप 1 चम्मच शहद ले सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इससे गले की सूजन कम होती है। शहद गले को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया से भी लड़ता है, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क घटता है और खांसी दूर होती है। आप अदरक भी खा सकते हैं। अदरक में जिंजरोल्स जैसे कंपाउंड होते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। यानी ये गले की सूजन को घटाने के साथ ही शरीर में मौजूद सेल्स को भी नुकसान से बचाते हैं। इससे खांसी और गले के दर्द में आराम मिलता है। आप अदरक लौंग का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए अदरक, लौंग, काली मिर्च और तुलसी की पत्तियों को पानी में उबाल लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा शहद डालकर पी लीजिए। जब भी खांसी हो तो हमेशा गर्म चीज़ें ही पीजिए, इससे गले में जमा कफ निकलता है, गले को आराम भी मिलता है और खांसी भी ठीक हो जाती है। आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, हर्बल टी या फिर अदरक वाली चाय भी पी सकते हैं, कॉफ़ी और सूप भी पी सकते हैं। डाइटिशियन कौशिकी आगे कहती हैं कि खांसी दूर करने के लिए हल्दी वाला दूध भी फायदेमंद होता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो गले के इन्फेक्शन को कम करते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जिससे गले की जो सूजन है वो दूर होती है। हल्दी वाला दूध तैयार करने के लिए 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाइए और इसे पी लीजिए। आप लहसुन भी खा सकते हैं। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और गले की सूजन घटाता है। आप लहसुन का इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं। इसकी कुछ कलियों को पीस कर फिर शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं, या लहसुन की 2-3 कलियों को भून कर खा सकते हैं। आप चाहें तो नाश्ते के बाद बिना चबाए लहसुन निगल सकते हैं। इससे भी खांसी में आराम मिलता है, लेकिन ये लहसुन सिर्फ तब तक लीजिए जब तक आपका गला खराब है। ज़्यादा लहसुन ऐसे खाएंगे, स्पेशली कच्चा, तो एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। नमक वाला पानी का गरारा और भाप लेना भी खांसी दूर करने में मददगार है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, साल भर के इंतजार के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया है। एक बार फिर दिल्ली में जमने वाला है ललन टॉप अड्डा। कौन कौन आने वाला है, अरे ये भी जल्दी आपको बताएंगे, तो तारीख नोट डाउन कर लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर को आना है। कहाँ? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lallantop.com पे दिए बैनर पर क्लिक कीजिए। बनिए 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा सिर्फ 499 रुपए में। आपका इंतजार रहेगा। जल्दी मिलते हैं। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है ललन टॉप के सालाना जलसे का, यानी ललन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है ललन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallantop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा ललन टॉप।